अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। नॉर्थ ईस्ट की 3 रियासतों के असम्बली इंतखाबात में त्रिपुरा और नागालैंड के रिजल्ट आ चुके हैं। दोनों रियासतों में बीजेपी को फिर से अक्सरियत हासिल हुई है। नागालैंड में बीजेपी अलायंस को 37 और त्रिपुरा में 33 सीटें मिली हैं। मेघालय में वज़ीर आला कॉनराड सांगमा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। एनपीपी के खाते में 26 सीटें आई हैं। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल्स में त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी अलायंस को अक्सरियत का अंदाजा था। मेघालय में हंग असेंबली के आसार थे। इस बीच असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि मेघालय के वज़ीर आला कॉनराड सांगमा ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को फोन करके हुकूमत बनाने के लिए मदद मांगी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय होम मिनिस्टर अमित भाई जी और हमारा आदरणीय नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, उसके बाद जितना सीनियर लीडर्स हैं हम लोग का, सभी जिस तरह हम लोगों के ऊपर भरोसा किए हैं और काम किए हैं, और इतना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बेनिफिशियरी स्कीम और एक्टिस्ट पॉलिसी और इस तरह काम किए, और हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी जनता के लिए जिस तरह काम किए हैं, ये सब मिलके जो एक वातावरण बना, और इसके कारण और खास करके हमारा जो कार्यकर्ता और पृष्ठ प्रमुख से शुरू करके बूथ प्रेसिडेंट से शुरू करके सभी हमारा सभी नेता नेत्री, इनके कारण ही आज जीत हासिल हुआ। तो मैं सभी को धन्यवाद देना, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय होम मिनिस्टर अमित भाई जी और त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वाक़े बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारी जीत से घबराए मुखालिफिन कहते हैं कि मर जा मोदी, लेकिन मेरे देशवासी कहते हैं कि मत जा मोदी। पीएम ने अपने वर्कर से पूछा कि नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट के बाद टीवी पर ईवीएम को गाली पड़नी शुरू हुई या नहीं। कुछ कट्टर सोच वाले कहते हैं कि मोदी को मर जाना चाहिए, जबकि मुल्क कहता है कि मत जा मोदी। और इन चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी आस्था है, एक मजबूत आशावाद है। लोकतंत्र की राह पर चलते हुए हर शंका आशंका का समाधान हो सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होते थे, नतीजे आते थे, तो दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में उतनी चर्चा ही नहीं होती थी। जो
चर्चा होती भी थी तो वो चुनावी हिंसा की होती थी, बम बंदूक और ब्लॉकेड की चर्चा होती थी। त्रिपुरा में तो हाल ये था कि पहले एक पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाया जा सकता था, और अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसको लहूलुहान कर दिया जाता था। इस बार इन चुनावों में हमने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा ही नहीं, उसकी दशा ही नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ और नई दिशा पर चल पड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट हम देख रहे हैं। आज सुबह से मैं जब टीवी देख पाया, इन चुनावों के नतीजे ही छाए रहे। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई नागालैंड असेंबली के रुकन मुंतखब होते हुए दो खवातीन ने आज तारीख रकम की है। आपको बता दें कि इस रियासत को, नागालैंड को रियासत का दर्जा हासिल हुए 60 साल गुजर चुके हैं, लेकिन पिछले 60 साल में एक भी खातून यहाँ असेंबली के रुकन के तौर पर मुंतखब नहीं हुई थी। लेकिन आज दो खवातीन, हेकानी जाखलू और सालहौतवानो क्रूसे, ये दोनों आज असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं। ये दोनों चीफ मिनिस्टर नेपॉय रियो की नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी के अरकान हैं। हेकानी जाखलो ने दीमापुर 3 सीट को यहां से उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने अपने जो राइवल थे लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास, उन्हें 1536 वोटों से शिकस्त दी, जबकि दूसरे खातून सलाहतु ग्रोसी ने सिर्फ 7 वोट के बेसिस पे जीत हासिल की है। नॉर्थ ईस्ट की 3 रियासतों की असेंबली इंतखाबात के अलावा आज 5 रियासतों में हुए ज़मीनी इंतखाबात के नतीजे आ गए हैं। हालांकि एक सीट पर काउंटिंग का अमल जारी था। महाराष्ट्र की कस्बा पेट सीट पर कांग्रेस के रविंदर धंगेकर ने जीत हासिल की है। इस सीट पर 1995 से बीजेपी ही काबिज थी। चिंचवाड़ सीट पर बीजेपी के अश्विनी जगताप ने जीत दर्ज की है। उधर बंगाल में कांग्रेस का खाता खुल गया है। बेरौन विश्वास सीट पर सागर दीघी सीट पर ये जीते हैं। 2021 में हुए इंतखाबात में वहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल सकी थी। तमिलनाडु में भी कांग्रेस के एलंगोवन जीत के उन्होंने भी जीत हासिल की है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के सेरिंग लोहामू एमएलए चुनी गई है। अरुणाचल, झारखंड, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में एक सीट पर ज़मीनी इंतखाब हुए थे, जबकि महाराष्ट्र में 2 सीटों पर ये इंतखाबात हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री सीबीआई चीफ की तर्ज पर की जाए। अदालत ने उस्मानी फैसले में कहा कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जिसमें वज़ीर आज़म, लोकसभा में अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाए। ये कमेटी सदर को एक नाम तजवीज़ करे और सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्री किया जाए। अदालत ने मजीद कहा कि अगर कमेटी में लोकसभा में अपोजिशन का कोई लीडर नहीं है तो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के लीडर को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन अर्जियों पर सुनाया जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए कॉलेजियम जैसा निजाम कायम करने का मुतालबा किया गया था। यह फैसला जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हरिकेश राय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की 5 जजों की बेंच ने सुनाया। बेंच ने गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला महफूज रखा था।
कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री के लिए एक कमेटी कायम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे तारीखी करार दिया, लेकिन कहा कि तकर्रियों में इस तरह का फॉर्मूला ईडी जैसे इदारों की तकर्री में भी होना चाहिए जिनका हुकूमत अपोजिशन पर हमला करने के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मुल्क में इदारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हुकूमत अपने मकासद के लिए इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत अहम हो जाता है। सरकार नहीं चाहती थी ये, सरकार ने कभी पहल नहीं की। सरकार जब पहल हुई किसी और के द्वारा तो मानी नहीं, विरोध किया। मैं पढ़ना चाहता हूं उनका जो विरोध था उच्चतम न्यायालय में, बाकी उनका काउंटर एफिडेविट है, वो पढ़ सकते हैं आप डिटेल में, बाकी प्रकाशित हुए, लेकिन कुछ दो चार वाक्य सिर्फ कहूंगा मैं। उन्होंने कहा, कोर्ट, द मैकेनिज्म ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट इज सो रोबस्ट, यानी जो पहले निर्धारित मैकेनिज्म था, the mechanism of appointment by the government is so robust that no one can go rogue except for stray incidents. These stray incidents cannot be a ground for the court to interfere. यानी आप माननीय न्यायाधीश महोदय इस प्रक्रिया को न बदलें क्योंकि आज जो हम करते हैं वो सही है। इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय ने कहा है, सही कहा है, महत्वपूर्ण रूप से कहा है और ये अंडरलाइन करने लायक है, योग्य है। An election commission that does not guarantee rule of law is against democracy. In its wide spectrum of powers, if exercised illegally or unconstitutionally, it has an effect on the outcomes of political parties. And then they go on, election commission has to be independent. It cannot claim to be independent then act in an unfair manner. A person in state of obligation to the state cannot have an independent frame of mind. An independent will not be servile to those in power. And they added that the country needs someone who cannot be bulldozed. ये मेरे वाक्य नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान व रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तारीखी है। वज़ीर आज़म, एलओपी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में कौन बैठेगा। पीएम की रैलियां, स्कीमात और दीगर ऐलाना देकर इंतखाबात की तारीख तय की जा रही थी, जिससे इंतखाबी अमल और इलेक्शन कमीशन की काबिलियत पर सवाल उठाए जा रहे थे। दूसरा एक और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो स्वागत योग्य फैसला है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के नाम से। वो है चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया को निर्धारित करने का फैसला। अब प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। आप बताइए, चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक प्रधानमंत्री जी की रैलियां ना हो जाएं, योजनाओं की घोषणाएं ना हो जाएं। चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक गृह मंत्री जी की रैलियां और सभाएं ना हो जाएं, और ये सब कुछ देखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लंबे समय से आवाज उठ रही थी, और आज ये जो फैसला आया है कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं होंगे और मुख्य न्यायाधीश जी होंगे, वो लोग मिलकर चुनाव आयोग का गठन करेंगे। ये एक अच्छा, बेहतरीन फैसला है और इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कायम रखने में, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में, भारत के संविधान को मजबूत करने में। सुप्रीम कोर्ट ने आज अडानी हिंडनबर्ग तनाज़े की तहकीकात के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील देने का हुक्म सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नसीमा और जे पारदीवाला बेंच वाला पर मुश्तमिल बेंच ने बुकला, विशाल तिवारी, एमएल शर्मा, कांग्रेस लीडर जय ठाकुर और अनामिका जायसवाल की तरफ से दायर अर्जियों के बीच ये हुक्म सुनाया। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म से मुताल्लिक कमेटी की तश्कील समेत हिंडनबर्ग रिपोर्ट से मुताल्लिक अर्जियों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस बात की जांच करने की हिदायत दी है कि आया सेबी के कवानीन के सेक्शन
19 के खिलाफ वर्जी और स्टॉक की कीमतों में कोई हेराफेरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 माह के अंदर तहकीकात करने और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरमायाकारों के तहफ्फुज़ के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म से मुतालिक मामले से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस AM सुप्रे की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को कहा था कि वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तहकीकात के लिए कायम की जाने वाली कमेटी में शामिल करने के लिए मरकज की तरफ से तजवीज़ करदा माहिरीन के नामों को मुहरबंद लिफाफे में कबूल नहीं करेगी। कांग्रेस का जयराम रमेश ने कहा कि अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी सिर्फ सेबी कानून और रेगुलेशन के वायलेशन की जांच तक महदूद रहेगी। वज़ीर आज़म मोदी और अडानी में क्या रिश्ता रहा है, इसकी असलियत कभी सामने नहीं आएगी। अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तश्कील दी जाती है तो ये सभी मामले सामने आ सकते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मन बना ली है कि एक समिति का गठन होगा और अडानी के मामले में सीमित तौर तक जो सेबी के कानून है और सेबी के नियम है, क्या उनका उल्लंघन हुआ है कि नहीं, वो समिति उसकी जांच करेगी। मैंने 16 तारीख को ही कहा था, ये लंबा 1 पेज का वक्तव्य मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, पर अंतिम 3 लाइन में सिर्फ पढ़ूंगा क्योंकि वो आज भी वो मायने रखता है। आज जो निर्णय आया है, समिति का गठन हुआ है, समिति के सदस्यों का नाम भी निकला है, फिर भी उसके बावजूद जो मैंने 16 फरवरी को कहा था वो अंतिम 3 लाइन में पढ़ूंगा। यदि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को इस मामले में जवाबदेह ठहराना जाना है तो जेपीसी के अतिरिक्त कोई भी अन्य समिति इस मामले में सारे दोषी को वैध ठहराने और दोषियों को दोष मुक्त कराने की कवायद के अलावा और कुछ नहीं होगी। If the Prime Minister and the government are to be held accountable, any committee other than the JPC will be nothing but an exercise in legitimization and exoneration. सवाल उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। इन सवालों का जवाब सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही जनता के सामने निकल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की समिति सिर्फ सेबी के कानून तक सीमित है और मैं समझता हूं कि संदर्भ में ये समिति बिठाई गई है। हमें विश्वास नहीं है कि अडानी मामले में जो हकीकत है और खास तौर से प्रधानमंत्री और इस पूंजीपति के बीच में क्या विशेष रिश्ता रहा है ताकि इसको इतना फायदा पहुंचाया गया है पिछले 10-12 साल में, उसकी असलियत कभी उभर कर नहीं आएगी अगर जेपीसी का गठन नहीं हो। ये सुप्रीम आम आदमी पार्टी के तर्जुमान व रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा है कि अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत को मजबूत करेगा। जेपीसी की मांग पार्लियामेंट की मांग है। उन्होंने कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट की जांच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा एक ही घोटाले की जांच सीबीआई भी करता है, ईडी भी करता है और कई एजेंसियां करती हैं। अपने भाइयों के साथ मिलकर सैकड़ों फर्जी कंपनियां पूरे देश में और दुनिया में खोलने का काम किया। सैकड़ों फर्जी कंपनियां तमाम टैक्स हेवन कंट्रीज में, मॉरिशस और कैरेबियाई देशों में खोलने का काम विनोद अडानी ने किया, जो इसका भाई है अडानी का। और अकेले मॉरिशस का मैं बता रहा हूं, अकेले मॉरिशस एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां खोली गई। उन 6 फर्जी कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है मालूम नहीं, लेकिन उन 6 कंपनियों के माध्यम से भारत में अडानी की कंपनी में 42,000 करोड़ रुपए लगाया गया। 42,000 करोड़ रुपए क्या कर रही थी सेबी जब यह काला धन लग रहा था? क्या कर रही थी ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा था जब एक काला धन अडानी की कंपनियों में लग रहा था?
सेबी इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि सेबी में अडानी का समधी बैठा हुआ है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने सेबी से भी जांच की रिपोर्ट मांगी है, कम से कम उसके रिश्तेदार को उसमें शामिल ना किया जाए। वो रिश्तेदार अगर जांच करेगा तो कैसी जांच रिपोर्ट बना के देगा, यह समझा जा सकता है। क्योंकि सेबी तो खामोश रही है। अनाप शनाप पैसे दुनिया के देशों से काला धन हजारों लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में आ रहा था, सेबी देख नहीं पाई। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखने की जिम्मेदारी तो सेबी की है, क्योंकि वहां पर हो रहे किसी घोटाले घपले को देखने की जिम्मेदारी सेबी की है। अगर शेयर ओवर वैल्यू हो रहा था, मुनाफा ना होने के बावजूद शेयर के दाम अचानक बढ़ रहे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूसरी आलमी जंग के बाद तख्लीक करदा आलमी निज़ाम अपने मकासद में नाकाम हो गया और उसकी नाकामी के अलमनाक नताइज सबसे ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक को भुगतने पड़ रहे हैं। मोदी ने G20 वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के मौके पर अपने वीडियो पैगाम में मेहमान वज़राए ख़ारजा पर जोर दिया कि वो हिंदुस्तान की तहजीबी अखलाकियात से तहरीक लें और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ों को सुने और अपने इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर दुनिया को माशी बहरान से निजात दिलाने और जोड़ने में ताउन करें। We also have a responsibility toward those who are not in this room. The world looks upon the G20 to ease the challenges of growth, development, economic resilience, disaster resilience, financial stability, transnational crime, corruption, terrorism, and food and energy security. In all these areas, the G20 has capacity to build consensus and deliver concrete results. We should not allow issues that we cannot resolve together to come in the way of those we can. As you meet in the land of Gandhi and the Buddha, I pray that you will draw inspiration from India's civil. यूथ कांग्रेस ने जुमेरात को चीनी वजीर खारजा किंग कॉन्ग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जो वहां G20 इजलास में शिरकत के लिए आए थे, और कहा कि जब तक चीन हिंदुस्तानी सरजमीन से पीछे नहीं हटता उसकी इसी तरह मुखालिफत की जाएगी। कारकुनों से खिताब करते हुए यूथ कांग्रेस की सदर श्रीनिवास बीवी ने कहा कि चीनी फौज ने हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर कब्जा कर रखा है। हमारे पास G20 इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान आने वाले चीनी वजीर खारजा किंग कॉन्ग को वाज़े पैगाम है कि चीन ने जबरन हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर जो कब्जा किया हुआ है उससे चीन कब खाली करेगा।
कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में एमबीए के तालिब इल्मों से अपने खिताब में कहा कि दुनिया भर के लोगों को 21वीं सदी में नए खदशात को हमदर्दी से सुनने का रास्ता तलाश करने की जरूरत है, जो कि पैदावार की वजह से जमहूरी ममालिक से दूर और चीन की तरफ मुंतकिल होने से तब्दील हो गई है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज डच बिजनेस स्कूल के फेलो हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सरकर्दा शख्सियत और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साबिक तालिब इल्म राहुल गांधी ने 28 फरवरी के एक लेक्चर में, जिसका अनुमान था 21वीं सदी में सुनने को सीखने, इसमें कहा कि जब सुनने के फन में अमल मुसलसल और तुंदगी से किया जाए तो ये बहुत ताकतवर होता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका समेत जमहूरी ममालिक में हालिया दहाइयों में मैन्युफैक्चरिंग में कमी हुई, जिसकी वजह से पैदावार चीन मुंतकिल हो गई। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर अदम मसावत और इससे मुंसलिक गुस्सा पैदा हुआ, जिस पर फौरी तवज्जो और बातचीत की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को कहा कि राजीव गांधी की क़यादत में फौज ने 1987 में सरहद पर चीनियों का बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें पीछे ढकेल दिया, और ये जरूरी है कि कांग्रेस तरक्की पसंद हिंदुस्तान के लिए एक बार फिर मजबूत हो। श्री पेरम्बदूर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाने के बाद खड़गे ने आज़ादी लीडर की कौम के लिए खिदमत को याद किया। खड़गे ने कहा कि 1986 में राजीव गांधी ने चीनी मुखालिफत के बावजूद अरुणाचल प्रदेश को रियासत का दर्जा दिया। बाद में 1987 में तवांग में फौजी तातुल के दौरान हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि हम सरहद पर अपने दावों से दस्तबरदार ना हो। इस तरह राजीव गांधी की क़यादत में हिंदुस्तानी फौज ने बहादुरी से मुकाबला किया और चीनियों को पीछे ढकेल दिया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में मुनक्किदा नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सेंट्रल हॉल बरतानिया से हिंदुस्तान को इख्तिदार की मुंतकली और आइन साजी समेत कई तारीखी और शानदार लम्हात का गवाह रहा है। उन्होंने मौजूद तमाम नौजवान शुरा को आगाह किया कि मरकजी हॉल में आज़ादी पसंदों और आइन साजों ने मुल्क का सुप्रीम कानून यानी आईन हिंद तैयार किया है। आलमी सतह पर जमहूरियत की मां हिंदुस्तान की शिराकत का जिक्र करते हुए बिरला ने कहा कि हिंदुस्तान में जमहूरी इक़्तिदार, उसूल और इदारे कदीम ज़माने से मौजूद हैं, जो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक फ़रोग़ पा रहे हैं। हाथरस सानेह में जुमेरात के रोज SC/ST कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 4 मुल्ज़िमीन में से सिर्फ एक संदीप ठाकुर को मुजरिम माना, जबकि 3 मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने संदीप पर गैर इरादतन कत्ल और SC/ST एक्ट में मुजरिम माना है। चारों मुल्ज़िमीन में से किसी पर भी गैंगरेप का इल्जाम साबित नहीं हुआ। जुमेरात की सुबह 11:30 बजे चारों मुल्ज़िमीन को पेशी पर कोर्ट लाया गया। फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद मुतासिरा के वकील ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। आज कोर्ट में जो भाभी हूँ, आज कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि क्या भी होगी, चारों को सजा मिलेगी, तब संतुष्ट होंगे हम। तो अस्थियां जो रखी है विसर्जित करेंगे? नहीं, उन्हें उनका विसर्जन जब होगा, जब चारों को सजा मिलेगी तब। अब आगे क्या कदम होगा आप लोगों? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, आगे न्यायालय और है, उनके लिए हम लोग अपील करेंगे। मगर इस कोर्ट से जो भी मिला है, और संदीप को सजा मिली है, संदीप की सजा से हमारा कुछ वो नहीं है, हो रहा है ना। संदीप से सजा से न्याय नहीं मिला? क्या न्याय मिला उसे? बताइए क्या न्याय मिला है उसकी सजा से? ठाकुरवादी, जातिवादी न्याय, धर्मवादी न्याय, ये न्याय मिला है तो ठाकुर लोगों को न्याय मिला है, हम लोगों को न्याय। नासा के स्पेस एक्स क्रूज 6 मिशन की कामयाब लॉन्चिंग हुई। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने अमेरिका में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर नंबर 39A से जुमेरात की देर रात 1:45 पर, जो हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की दोपहर करीब 12:15 बजे है, लॉन्च हुआ। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाएगा। ये एलन मास्क के स्पेस एक्स की 6ठी ऑपरेशनल क्रू फ्लाइट है। इसमें नासा के 2, रूस का 1 और UAE का 1 स्पेस टूरिस्ट शामिल है।
एस्ट्रोनॉट्स का ये क्रू 6 महीने तक ISS पर रहेगा। वहां चारों एस्ट्रोनॉट्स हार्ट मसल टिश्यू माइक्रोग्रेविटी में ह्यूमन सेल और टिश्यू को प्रिंट करने में बायो प्रिंटर की टेस्टिंग करेंगे। साथ ही ड्रग मैन्युफैक्चरिंग तकनीक पर भी रिसर्च करेंगे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।